Hello and welcome to YouTube channel. My name is Yogesh Oda and today in this lecture we will discuss about the क्विज सेशन। इससे पहले भी क्विज सेशन आ चुके हैं, उसे भी आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। टू स्प्रिंग हैव देयर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2, K1 जो है ग्रेटर देन है K2 से, जिन्हें क्या किया गया, दोनों सेम फोर्स से लगाया गया। तो कहा गया हमें वर्क का फॉर्मूला बताना है। देखिए अब वर्क डन का फॉर्मूला होता है हमारे पास हाफ kx²। अब हमारे पास क्या चीज़ सेम है, फोर्स सेम है, तो हम इस फॉर्मूले को फोर्स वाले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, k का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो k² और ये इधर k आ गया। k² क्या होता है f, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो क्या होता है, f के बराबर होता है। तो u जो है वो व्युत्क्रमानुपाती हो गया किसके, k के, क्योंकि किया गया जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए u जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है k के, तो जिसका k ज़्यादा उसका वर्क कम। तो k1 जो है बड़ा है, k1 बड़ा है k2 से, तो इसलिए u1 छोटा होगा u2 से। तो इसमें क्या आएगा, मोर वर्क डन इन केस ऑफ सेकंड। जो द्वितीय स्प्रिंग है दूसरी स्प्रिंग को उसमें किया गया वर्क क्या है, अधिक है। जब एक बिग ड्रॉप को स्मॉलर ड्रॉप में बांटा जाता है तब क्या होता है, देखो आपको इससे कैसे याद रखना है। आप फुवारे से नहाते हो, तो आप कभी फील करना कि जो टैप वाटर होता है और जो फुवारे वाला पानी होता है, उसके जो शावर का पानी होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जब बिगर ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में बढ़ती है तो इसमें एरिया क्या होता है, एरिया जो होता है वो डिक्रीज होता है, और ओवरऑल जो आपके पास एनर्जी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या आता है। नेक्स्ट आता है आर त्रिज्या प्रश्न तरल बूंद। अब बूंद दे रखी है, लिक्विड ड्रॉप दे रखी है, ड्रॉप दे रखी है तो कितना होगा, 2T/R होगा। और ये सोप बबल होगा, ये ड्रॉप के अंदर है, और ये सोप बबल होगा, तो बबल के अंदर कितना है, बबल के अंदर होगा हमारे पास ये 4T/R होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है, ग्राफ बिटवीन T² एंड L फॉर ए सिंपल पेंडुलम। सो देखिए T का फॉर्मूला है T=2π√L/G। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं, 2π से मुझे लेना देना नहीं है क्योंकि कांस्टेंट है, हटा देते हैं, तो ये आ गया। तो T² और L क्या है, समानुपाती है। यदि कोई सोचे एक तरफ T² है तो एक काम करते हैं, T² का y मान लो, क्यों, इसलिए तो कि हमें ग्राफ T² और L के बीच में बनाना है। बच्चे जनरल गलती क्या करते हैं, पैराबोलिक देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो y समानुपाती L हो गया। तो समानुपाती किसी कैसा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन। तो आंसर होगा सरल रेखा। दृढ़ता गुणांक की यूनिट क्या होती है, देखिए दृढ़ता गुणांक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कोई सा भी मॉडुलस हो, कोई सा भी प्रत्यास्थता गुणांक को, सभी की यूनिट क्या होती है, Nm/m²। ये यूनिट किसके बराबर है, दाब प्रेशर के बराबर है, और ये यूनिट किसके बराबर है, स्ट्रेस प्रतिबल के भी बराबर है। तो आपको याद रखना है Nm/m², फोर्स अपॉन एरिया, सॉरी Nm/m², ये जिसको हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। यही यूनिट किसकी है हमारे पास, प्रेशर की। यही यूनिट किसकी हमारे पास, स्ट्रेस की है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर इज दिस वन एंड दिस वन। हमें क्या निकालना है, रेशियो वेलोसिटी निकालनी है ग्लास एंड वाटर के अंदर। सो हमारे पास म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, C/V। तो म्यू वाटर क्या होगा, C/V वाटर, और म्यू ग्लास क्या होगा, C/V ग्लास। दोनों का जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास, जब डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा V ग्लास अपॉन V वाटर। हमें कांच और जल के बीच में निकालना है, तो V ग्लास और V वाटर ही निकालना है। तो V ग्लास अपॉन V वाटर इक्वल टू म्यू वाटर। म्यू वाटर कितना है, देखिए हमारे पास म्यू वाटर है 4/3, और म्यू ग्लास कितना है 3/2, तो कितना हो जाएगा ये 8/9 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी को डबल कर दिया गया। इंटेंसिटी मतलब प्रकाश की तीव्रता को डबल कर दिया गया। देखिए जो तीव्रता बढ़ाने पर क्या बढ़ता है, फोटोन्स की संख्या बढ़ती है। फोटोन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है, गति ऊर्जा, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए वो क्या रहेगी, नो चेंज, समान चेंज रहेगा। नेक्स्ट आता है रिएक्टेंस ऑफ ए 25 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एट एन AC फ्रिक्वेंसी ऑफ 4000 हर्ट्ज। 4000 हर्ट्ज की बढ़ती धारा पर माइक्रोफेरेड की संधारित्र प्रतिघात कितनी होगी। तो XC का फॉर्मूला होता है 1/ωc, है ना। ओमेगा कितना है हमारे पास 4000, और C कितना है हमारे पास 25। माइक्रो में दे रखा है तो हम क्या कर देंगे, हम इसे कर देंगे माइक्रो को, सॉरी देखो आप इसे करते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ओमेगा होता है 2πf कितना है हमारे पास 4000। ठीक है, और उसके बाद देखिए ये कितना है हमारे पास, C कितना है 25 माइक्रो, माइक्रो में 10⁻⁻⁶, तो 1/2π 25 × 4 कितना होता है 100, तो यह आ जाएगा 100, और 3 यहाँ है, 3 यहाँ है,
और ये 10 की घात -6, तो ये 10 की घात 5 बन गया, एक कैंसिल हो जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 ऊपर चल जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो 2/π, तो आंसर आएगा 5/π। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आता है यंग मॉडुलस के अंदर हमने सेपरेशन को 3 फोल्ड मतलब 3 गुना कर दिया, ठीक है, किसके बीच में, स्लिट के बीच की दूरी को। तो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। यदि विवर्तन हो रहा होता, सॉरी विवर्तन मतलब डिफ्रैक्शन हो रहा होता, तो उसमें होता 2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी केंद्रीय उच्चिष्ट के लिए, लेकिन हमें यहाँ इस पर ध्यान देना है। तो बीटा जो है वो व्युत्क्रम पाती है किसके, डी के। जब ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ेगा तो ये 3 गुना कम हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है चार्ज ऑन 1 कूलाम एंड 5 कूलाम। हमें रेशियो बताना है इनके बीच फोर्स का कितना होगा। देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है। तो यदि इधर फोर्स F1 है तो इधर भी क्या होगा, F1 होगा, क्योंकि परिमाण वाइज ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ कार्य लिखा हो उस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ बल का अनुपात पूछा गया है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास विद राइज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ गैस। बढ़ जाती है तो विस्कोसिटी ऑफ जो गैस होती है नीटा, वो √T के समानुपाती होती है। क्यों, क्योंकि विसरण की दर बढ़ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है रिलैक्सेशन टाइम इन कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कंडक्टर के अंदर रिलैक्सेशन टाइम में क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए तो चालकों के अंदर जब ताप बढ़ाया जाता है, जब चालकों के अंदर ताप बढ़ाया जाएगा तो ताप बढ़ाने पर क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनमें जो टक्करें हैं, टक्कर ज़्यादा होने लग जाएगी प्रति सेकंड, और जब टक्कर तेज होने लग जाएंगी तो टक्करों के बीच का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो डिक्रीज। इसी कारण से प्रतिरोध भी डिक्रीज होता है, इसी कारण से अपवहन वेग भी डिक्रीज होता है, ठीक है, घट जाता है अपवहन वेग भी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है करंट है 5 एम्पीयर का एक वायर के अंदर, लेंथ इसकी 1.5 मीटर है, फ्लोर है, ठीक है, फोर्स इतना काम कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इतना रखा हुआ है, एंगल बताना है हमें। तो भैया एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है BIL sin थीटा। एफ कितना है हमारे पास 7.5, बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 2 टेस्ला, आई कितना है हमारे पास 5, लेंथ कितनी 1.5 इंटू साइन थीटा जो हमें बताना है। 1.5 से कितनी बार कैंसिल होगा, 5 टाइम, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/2 आ जाएगा साइन थीटा, और थीटा बराबर क्या आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा ए। नेक्स्ट आता है कि किसी रेजिस्टेंस का वायर 10 ओम है, इसकी लेंथ को 10% बढ़ा दिया, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। देखो आर का फॉर्मूला होता है ρ×L/A, आप यही याद रखो, बाकी कोई याद करने की जरूरत नहीं है। जब वायर को खींचेंगे तो इसका आयतन क्या होता है, नियत, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसको लेंथ रखना है, एरिया हटाना है, तो लेंथ का मल्टीप्लाई कर दो और एरिया इंटू लेंथ का, ऊपर नीचे लंबाई का गुना करा मैंने, तो बन जाएगा RL²/V। चलो अब मैंने बोला एरिया परिवर्तित करा, मान लो, तो एरिया का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा ऊपर वॉल्यूम नीचे एरिया स्क्वायर, या ऊपर वॉल्यूम नीचे πr² का स्क्वायर। और देखो मैं यदि घनत्व का गुना कर दूँ तो घनत्व गुना आयतन क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो इस तरह से वो भी बनाया जा सकता है। फिलहाल हमारे लिए जो काम का है, हमारे लिए ये और ये काम का है। बाकी जिन बच्चों को याद रखना है कि खींचने पर लो ऐसा होता है, वो याद है, पर कारण इसका ये है, तो आप ये याद रखें, मेरा सजेशन ये है। तो R जो है वो समानुपाती है किसके, L² के। अब जहाँ भी परसेंटेज आ जाए, मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो उसको आप 100 मान लो, तो R1/R2 बराबर L1/L2 का स्क्वायर। R1 कितना है, R1 है हमारे पास 10, R2 मुझे पता नहीं, L1 पहले ही मान लेता हूँ 100 था, बाद में कितना हो गया 110, क्योंकि बढ़ा दिया मैंने, 0 से 0 क्या हो गया, कट गया, तो 10/R2, 10 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा 100, 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121, 0 से ये 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ से R2 कितना आएगा 12.1 ओम, लेकिन आंसर अपना कितना है 12 रहने वाला है। ध्यान रखिए 1.2 मत करना जल्दी से। नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस रिड्यूस 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल मास इन 40 डेज व्हाट इज द हाफ लाइफ। एक रेडियो द्रव्य पदार्थ 40 दिनों में अपने मूल का इतना रहता है, मतलब अपने मूल का प्रारंभ में। तो देखो तो करने के 2 तरीके हैं, इससे पहले भी अपने इस बारे में बात कर चुके हैं। एक तो क्या कि आप इसे ऐसा लिख लें, या तो हमें दिया गया है प्रारंभ में एनोड था, 1/16 रह गया, 16 क्या लिखते हैं 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना, ये भी ना याद हो तो पहले कितना था 1, फिर 1 हाफ लाइफ के बाद 1/2, 2 के बाद 1/4, 3 के बाद 1/8 और 4 के बाद 1/16। तो कितनी हाफ लाइफ बीती है 1 2 3 4, तो 4 हाफ लाइफ
किसके बराबर हैं, 40 दिन के, 40 डेज के। तो एक हाफ लाइफ किसके बराबर होगी, तो एक हाफ लाइफ होगी 10 डेज के बराबर। तो आंसर आ जाएगा 10 दिन। नेक्स्ट आता है एक पार्टिकल जो है, एक फोर्स जो कि क्या हो रहा है, इसके दूरी के विद्युतानुपाती उसके अंडर में घूम रहा है, तो स्पीड बतानी है। तो अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। और ये क्या है, जो वर्क है, जो बल है, वो भी क्या है, r के व्युत्क्रमानुपाती। मान लेते हैं यहाँ पे नियतांक है k/r, तो r से r कट जाएगा, तो यहाँ पे v² जो है वो बराबर आ गया k/m। मतलब जो v है वो r पर निर्भर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आता है ऑर्डिनरी वाटर, साधारण जल के लिए कितना होता है 8 डिग्री, शुद्ध जल के लिए, अशुद्ध जल के लिए, डिस्टिल्ड वाटर के लिए कितना होता है 0 डिग्री। ये पूछा जा चुका है नेवी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक बॉडी जो है कांस्टेंट v से चल रही है, एंगुलर एक्सक्रेशन। अब देखो स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक समान वृत्तीय गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, कोणीय वेग भी नियत होगा। और जब कोणीय वेग नियत है तो अल्फा कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आता है 2 पॉइंट चार्ज हैं, इक्वल और अपोजिट चार्ज के r दूरी पर रखे हुए हैं। तो 2 पॉइंट चार्ज हैं, इक्वल और अपोजिट। ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये द्विध्रुव बन गया, ये डायपोल बन गया। और डायपोल में अक्षीय बिंदु पर कहीं भी न्यूट्रल बिंदु मिलता नहीं है, ना ही निरक्षीय बिंदु पर मिलता है। तो इसमें क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स कैसी होती हैं। देखो बाहर से कैसी होती हैं, बाहर से होती है नॉर्थ से साउथ, और अंदर कैसे होती हैं, साउथ से नॉर्थ। तो क्या होगा, आर फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इनसाइड द मैग्नेट। देखो अभी दंड चुंबक के अंदर बोल रहे हैं, तो बाहर कैसी है, चुंबक के बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। तो बाहर नॉर्थ से साउथ, आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ कैसे होती है, अंदर की ओर होती है। नेक्स्ट आता है टेंशन यदि हटा दी जाए। तो देखो वैसे तो किसका ध्यान रखो कि टेंशन जो है वो वायर की पोटेंशियल एनर्जी के समानुपाती होती है। जैसी हमने मान लो जैसे टेंशन ये थी ना, हमने टेंशन लगा रखी थी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी हुई थी। अब जैसे ही आप टेंशन हटाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब जब एनर्जी कम होगी तो जो पहले से एनर्जी बाकी थी वो किस रूप में बाहर आएगी, वो हीट के रूप में बाहर आएगी। तो हीट के रूप में बाहर आएगी तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो 2 मीटर जो वायर है, 2 मीटर जो वायर है वो मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इतना है। तो आपसे बोला गया कि इसके अंदर जो है ईएमएफ कितना बनने वाला है, ये आपसे इसके अंदर पूछा गया। सो देखिए इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा हमारे पास ई का फॉर्मूला होता है BLV। इसके लिए क्या शर्त होती है कि B समानुपाती L परपेंडिकुलर L परपेंडिकुलर V, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चाहिए। तो E हमसे पूछा गया है, B कितना है, B है हमारे पास 0.5, L कितना है हमारे पास, L देखिए L कितना है हमारे पास 2 मीटर, ठीक है। और V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 1। तो 2 × 0.5 कितना होता है 1, 1 × 1 कितना होता है 1। तो आंसर आ जाएगा 1 वोल्ट। नेक्स्ट आता है कि कहाँ से 1 किलो जो शुगर कितना फ़ायदा रहेगा। आपको इक्वेटर पे देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मूला होता है G' बराबर G - ω² R cos लैम्डा। सबसे ज़्यादा चेंज कहाँ आएगा घूमने का, सबसे ज़्यादा चेंज आएगा इक्वेटर पे। तो इक्वेटर पे होता ही है एट इक्वेटर, मतलब सबसे ज़्यादा G जो है वो कम होगा इक्वेटर पर। अब इक्वेटर G कम होगा लेकिन हमें जो वेट है वो तो 1000 न्यूटन रखना है ना। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो पहले 10 था तो m कितना होता सोचो, m होता हमारे पास 100, ताकि 100 × 10,000 बन जाए। अब सपोज करो किसी समय पे ये जो है कम हो गया है ना, किसी समय पे ये जो है ये कम हो गया, मान लो 5 हो गया, तो फिर m कितना रखूँगी ये वापिस से 1000 बन जाए। तो आंसर 200 रखना पड़ेगा। मतलब कि G कम होगा तो m ज़्यादा बढ़ जाएगा, द्रव्यमान ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें 1 किलो चीनी खरीदनी है, द्रव्यमान खरीद रहे हैं, द्रव्यमान ज़्यादा करना चाहते हैं, तो हम कहाँ से करना पड़ेगा, इक्वेटर पर। नेक्स्ट आता है गर्म पानी में कपड़े धोना आसान क्यों है, क्योंकि गर्म पानी का जो सरफेस टेंशन है वो क्या होता है, कम होता है, जिससे वो दाग को ईजिली जो सर्फ है अंदर जा पाता है और उसको पानी को खींच पाता है। इसके अलावा गर्म जो सरफेस टेंशन तापमान से कम होता है, इसीलिए गर्म खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए आज का हमारा पेपर यहीं तक का था। होप आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग। जय हिंद।